मेरा जन्म 1950 में हुआ था गांव में, और मैंने अपनी पढ़ाई 11th तक की है। एसएससी उस जमाने में कहते थे, मैट्रिक बोला करते थे। मैट्रिक बोला जाता था, लेकिन उस टाइम 1964-65 से मैं पार्टली अपने फादर के बिजनेस के लिए वेकेशन पीरियड में काम करता था। तो 1964 टू 69 ये 5 साल मैंने फादर के बिजनेस में जब भी टाइम मिलता था वेकेशन में, और फॉर्चुनेटली 1 साल ऑफिस के सामने के घर में हम लोग मेरे चाचा के साथ में रहने आया था। तो उसमें लगातार 2 बजे से रात को 9 बजे तक काम किया था, मतलब काम सीखा था। ओके। तो A to Z काम सीख लिया। और ये सेम फील्ड में था? सेम फील्ड में था। हमारी कंपनी विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से जानी जाती थी, जो 1958 में एस्टैब्लिश मेरे फादर और मेरे चाचा ने मिलके की थी। और उसके बाद उनके 2 भाई, मतलब मेरे 2 चाचा जुड़े, और मुझे पहले से ये डीएनए की वजह से या कुछ भी वजह से, मेरे जन्म से पहले मेरे फादर ये बिजनेस में थे, लोकल ट्रांसपोर्ट में, तो उस पर लगाव था, तो नया सीखना था। और सबसे पहले मैंने 64 में तो ट्रक चलाने के लिए मैंने ऑफिस में, मतलब 2 महीना छुट्टी में के दौरान वहाँ गया था। और तो इस तरह से सीखा। बहुत लोग के ये स्टोरी होती है कि वो स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन फैमिली बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते। ठीक है, नाउ वी ट्रांस इज लाइक द बिगेस्ट ब्रांड। हाँ, वो बड़ा कैसे करता है वो बताऊंगा। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। हाँ। अशोक शाह, वी ट्रांस इंडिया लिमिटेड आज हमारी कंपनी है, उसका चेयरमैन एमिरेट्स हूँ। अभी हाल ही में मैंने 2 साल पहले पार्टली रिटायरमेंट लिया है। उससे पहले मैंने 55 इयर्स एक्टिवली बिजनेस में काम किया हुआ है। तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे, और बिजनेस के सब पहलू में मैंने, कोई पहलू ऐसा नहीं है हमारे बिजनेस में जिसमें मैंने अपना योगदान नहीं दिया हो। आपने जब स्टार्ट किया तब कितने ट्रक्स और कितने अप्रॉक्स टर्नओवर थे, और अभी देखिए मेरे पिताजी ने 2 ट्रक से शुरुआत की थी, 2 ट्रक और 2 ऑफिस से। और मुझे 1966 में एट द एज ऑफ 43 मेरे पिताजी रिटायर हो गए थे, और चाचा सब बिजनेस संभाल रहे थे। मैं 69 में एंटर हुआ। 69 में सबसे पहले मुझे डिवीज़न हाथ में आया, ट्रक डिवीज़न। तो ट्रक डिवीज़न में 2 साल काम करने के बाद हमारे जो कैशियर थे वो रिटायरमेंट होने की, मुझे कैश पे बिठाया गया। तो उस दौरान कैशियर का काम किया, और कभी कभी अकाउंटेंट नहीं रहते तो अकाउंट लिखने का भी लाल चोपड़ा आता था, उसमें भी काम किया था। ठीक है। तो सर्वांग मतलब 360 डिग्रीज अनुभव 1974 तक मुझे मिल गया था। और एट माई एज 27 थी, उस टाइम मुझे पूरी कंपनी का भागडोर दिया गया। तब कितनी बड़ी थी सर आपने जब स्टार्ट किया? उस टाइम हमारे पास 12 ट्रक्स थी, 14 ऑफिसेस थी, और 22 लाख का कर्जा था सिर्फ। ओके। और अभी फास्ट फॉरवर्ड इतने सालों में आप उसको कहाँ तक लेके गए? और उसमें क्या किया मैंने या क्या है कि जब पढ़ता था ना, मेरा एक सब्जेक्ट था जिसके प्रति मुझे काफ़ी लगाव था, वो था ह्यूमन साइकोलॉजी। तो उस हिसाब से मैंने आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा थिंकिंग करके एक डिसीज़न लिए, और कुदरत की मेहरबानी थी कि मेरे सब डिसीज़न सही निकले। तो मैंने शुरुआत के दौर में ये कहा कि आम तौर पे ट्रांसपोर्टर्स में जब भी कोई भी क्लाइंट का फ़ोन आता था तो बोलते थे कि 5 ट्रक चाहिए या 10 ट्रक चाहिए, तो बोलता आ जाएंगी, आपके पास एक भी ट्रक नहीं होने, और शाम तक नंबर बस। तो मैंने सबसे पहले डे 1 में हमारे जितने अनफॉर्चुनेटली कहो या मेरे से सीनियर लोग थे, सब मेरे ऑर्गेनाइजर, मैं 27 साल का था और मेरे से 20 साल से 30 साल बड़े लोग थे। तो उनको बिठा के मैंने समझाया कि एक पॉलिसी, तो लोगों ने कहा कि ये तो हमको कंपनी बंद करता है। मैं बोला एक मेरे लिए 1 महीना दिन आप चला के देखिए ये पॉलिसी। तो दूसरे दिन से हमने स्टार्ट किया कि आपके पास आपको इतने बजे तक हम ट्रक दे सकेंगे, उससे पहले नहीं दे सकते।
तो ये करते करते 15 दिन 20 दिन के बाद पहले डाउन गया धंधा। उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि ये लोग है ना जो फैक्ट है बता रहे हैं और बाकी लोग नहीं बता रहे, तो उन्होंने विश्वास करना चालू किया और इस तरह से हमारा चला मतलब ऐसा चला कि पहले साल में जो पिछले साल की मुनाफा था उसमें 1.5 हमने किया, मतलब 1.5 गुना कर दिया। वाह। और लोगों का विश्वास भी आ गया कि नहीं ये जो हमारे नए लीडर बता रहे हैं वो सही है, तो मेरी बात मानने लगे। और मैंने पहला फोकस किया था जो बाहर का कर्जा था उसको हटाने का, तो 1981 तक मैंने ये कर्जा हटा पाया। तब तक हमारे पास जो 14 ऑफिसेस जो कुछ थी वो सब भाड़े की जगह थी। तो मैंने पहले वेंचर में एक जगह ली अंधेरी में, बड़ा गोडाउन 3,000 फुट का लिया। उस टाइम 3,000 फुट का बड़ा गिना जाता था और वहाँ से शुरुआत की। और मेरे पास पैसा नहीं था, तो जिससे लिया वो मेरे पहचान वाले थे, तो उनको एक रिक्वेस्ट किया मैं हफ्ते में दूंगा 5-5 हज़ार महीने का। उन्होंने बोला तू ले रहा है ना, तेरा मुहूर्त अच्छा है, चल देंगे। और इस तरह से मुझे हर साल 1-1, 2-2, तो 90 तक हमारी जितनी भी ऑफिसेस थी मेजॉरिटी हमारी ओन प्रॉपर्टी हो गई थी। और उसके बाद क्या है कि हमारी कंपनी में फादर के टाइम से इनोवेशन करते थे, तो हम लोग इनोवेटिव आइडिया या ये करते हैं। तो कंप्यूटराइजेशन हमने शुरुआत की थी 1985 से, जब ये कंप्यूटर, हाँ, इतना बड़ा डब्बा आता था कंप्यूटर का, उससे शुरुआत की थी। और 1990 तक हमारी रसीद भी कंप्यूटर में बढ़ने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ कि कंप्यूटराइज होने के साथ हमारी क्या है कि उस टाइम टैक्स हैवी थे, तो टैक्स के एंगल से हमने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से अलग अलग छोटी छोटी कंपनियां एज ए पार्टनरशिप बना के रखी थी। उसमें घर के या बाहर के भी कुछ 2-4 लोग थे, वो पार्टनर थे। तो सबसे पहले 96 में हमने एक डिसीज़न लिया कि ये जो पार्टियां हमारी जो जितनी छोटी छोटी कंपनियां हैं उसको एक करना। तो सेक्शन 8 या 9 में हमने उसको कन्वर्ट किया एक ही कंपनी में और लिमिटेड कंपनी का स्टेटस दिया। 87 में हमने प्राइवेट लिमिटेड बनाया था और 96 में लिमिटेड कंपनी का स्टेटस दिया। और उसके बाद हमारा उस टाइम गुजरात और बॉम्बे के अलावा कुछ धंधा नहीं था। गुजरात बॉम्बे का था और मोनोपोली टाइप का धंधा था। तो एक्सपांड करना क्या फ्यूचर जो 1990 में पॉलिसी आई गवर्नमेंट की लिबरलाइजेशन की, तो उसकी वजह से हमको भी फ्यूचर दिखा। तो क्या हो सकता है उस पर हमने 3 साल काम किया। 3 साल काम करने के बाद जितने स्टेक होल्डर थे उनको विश्वास में लिया, पहले पार्टनर्स को, फिर स्टाफ को, फिर क्लाइंट को। और हमने नाम अपना जो था एकदम अच्छी ब्रांड थी विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कृष्ण भगवान का रथ हमारा सिंबल था, उसको बदली करके वी ट्रांस इंडिया लिमिटेड किया। और फ्यूचर को देखते हुए उसमें वी ट्रांस मतलब ये पेरेंट कंपनी रहेंगी, वी एक्सप्रेस डिवीज़न शुरू किया और वी लॉजिस मतलब वेयर हाउसिंग डिवीज़न चालू किया। तो ये तीनों डिवीज़न चालू किए। और 97 में हमने एक हमारे पुराने जो वेंडर मतलब कंपनी थी उसके साथ टाई अप किया साउथ के बिजनेस के, तो साउथ में हमारी डिलीवरी वो कर रहे थे। 2000 के करीब उन्होंने ये कंपनी बेचने को सोचा था, तो हमारे पास आए थे। लेकिन हमारा जो कल्चर था और उनका कल्चर में बहुत फेर था, इसके लिए हमने नहीं लेते हुए अपनी ऑफिसेस एक्सपांड करने के। तो एक हफ्ते में हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई की ऑफिस मैंने खुद ने जाके 8 दिन में खोली। और उसके बाद 2004 में हम लोग नॉर्थ में गए, 2006 में हम लोग ईस्ट में गए। मतलब पूरे पैन इंडिया हमने अपना नेटवर्क बनाया। साइमल्टेनियसली आपको बताऊं तो 92 तक हमारा रसीद बनना तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम का जो लैंग्वेज था वो लैंग्वेज में क्या होता है कि ये गोडाउन है
उसके 20 शटर है। तो डेटा क्या है, एक शटर मतलब एक एंट्री, एक गोडाउन खोला ना, सब शटर खुल जाते थे, वो टाइप का सब डेटा एक्यूरेसी नहीं मिलती थी। तो हमने 97 98 में वीबी में ये प्रोग्राम हमारा कन्वर्ट करके ऑफलाइन किया। लेकिन ऑफलाइन में भी मैंने एक सेमिनार 99 में अटेंड किया था, उसमें इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। Okay. तो मैंने बस वो समझ के इंटरनेट ऑनलाइन ले जाना नक्की किया। और ऑनलाइन के हिसाब से है ना क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुभव था उसमें, ऑपरेशन में, अकाउंट्स में पूरा नॉलेज था A to Z। तो ऑपरेशन को अकाउंट के साथ जोड़ के एक प्रोग्राम लिखा, स्क्रिप्ट लिखी थी। और भाइयों से बात की कि भाई हम लोग अभी ऑनलाइन करने, तो सब हंसने लगे कि ऑनलाइन का क्या, आपका ख्याल ही पुलाव है, अभी रहने दो। तो मैंने क्या किया, ऑफलाइन जो वीबी में हमारा प्रोग्राम था उसको इंटरनेट पे एवरी डे लोड कराना स्टार्ट, और रिपोर्ट जो मिलने लगे उनको, तो सब खुश हो गए, बोले ये तो अच्छा है। और साथ में मैंने खोज भी चालू की थी कि ये मेरा जो टेलर मेड प्रोग्राम कौन बना सकता है। अच्छा। तो 2004 में एक वेंडर मिल गया, उसके साथ मिलके एक साल में प्रोग्राम बनाया और लॉन्च किया। तो लोग टैली छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इसमें पूरा अकाउंटिंग में पैकेज हमने मर्ज कर दिया था। तो 6 महीना पैरेलल हमने 2-3 जगह पे करवाया कि उसके बाद सबको विश्वास आया और पूरा लॉन्च कर दिया 2006 में। उस टाइम हमारे पास ऑफिस 122 थी सिर्फ। ओके। लेकिन ये प्रोग्राम की वजह से पूरे इंडिया में पूरी 122 ऑफिस में क्या चल रहा है वो हमको मतलब फिगर्स में दिखने लगे। और फिर एक्सपांसन शुरू हुआ जो धीरे धीरे करके आज 1500 तक पहुंचा है। वाह। और ये प्रोग्राम हमारा जो था, उसकी आयु उन्होंने बताई थी वीबी 2 ये .NOT 2.5 में था। फिर हमने 2015 में एक वेंडर की भी WC को दिया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। हमारा जो नया सॉफ्टवेयर का क्रिएट करना था वो J2E में करना था। फिर हमने इसको यही प्रोग्राम को हमने 4.5 में अपग्रेड किया और उसके पैचेस जमाने के हिसाब से जो चेंजेस है ना, पैच वर्क बहुत हुआ था, तो कभी भी कॉलअप्स हो सकता था। वो देखते हुए हमने 2021 में इनिशिएट लिया था, जो हमने 2024 के दौरान लॉन्च किया और अभी स्टेबल हो गया है। अभी हमारा प्रोग्राम जो है वो ओरेकल में भी है और ऑपरेशन प्रोग्राम अलग है, पहले एक ही था अभी अलग है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्रेस हुआ। सबसे पहले क्या है कि और ट्रक्स वाइज कितने ग्रो नहीं, हुए? ट्रक्स वाइज तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। ट्रक्स वाइज क्या है कि हमारी पॉलिसी थी पहले से, पिताजी की भी थी और हमारी थी, कि आप अकेले एक रोटी है तो अकेले मत खाओ, ओके। अपने हिस्से का आप ले लो, बाकी बांट दो। तो हमने क्या किया था, ट्रक अपनी लिमिटेड रखते थे। अभी भी हमारे पास 300 ट्रक्स अपनी खुद की है, लेकिन हमारे पास अटैच ट्रक का काफिला है वो 1400-1500 ट्रक का है। ओके। जिसका देखभाल भी, इनडायरेक्टली मेंटेनेंस भी हम देखते हैं। और उनको समझो उनकी ओर से हफ्ता भरना है बैंक का, मतलब हमारा कोई ट्रक हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है वो आज तक कभी कोई हफ्ता भरने में फेल नहीं हुआ है। वाह। तो ये हमारी और क्रेडिटेबिलिटी वाइज देखो तो हमने क्या है कि शुरू से जैनिज़्म को आगे रखा था पिताजी के समय से। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। अच्छी बात यह है कि फर्स्ट जनरेशन ने फॉलो किया, सेकंड ने उसको एडॉप्ट किया और थर्ड जनरेशन भी वही रास्ते पे चल रहा है। वाह। ये हमारा एक सौभाग्य है। और आज हमारे कंपनी में देखने जाओ तो मेरे अलावा मेरे से 2 छोटे भाई है, एक चचेरा भाई है जो मेरे बड़े चाचा का लड़का है, मेरे ट्विंस लड़के हैं
मेरे भाई का एक लड़का है और चचेरे भाई का 2 लड़के हैं, मतलब हम 9 लोग एक ही बिजनेस में हैं। हमारा कोई एक अलग बिजनेस नहीं है, यही फोकस है। और हाल ही में 4 साल पहले हमने एक ई कॉम डिवीज़न स्टार्ट किया था, जिसमें आज की डेट में एवरी डे ई कॉम डिवीज़न ओनली डिलीवरिंग 1 लाख प्लस पार्सल्स पर डे। वाह। तो आज अमेजोन का हो या फ्लिपकार्ट का हो, सबके जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग कर रहे हैं। तो सर द क्वेश्चन इज, जैसे आपने बोला यू टुक इट फॉर 55 इयर्स एंड यू टॉक अबाउट द जनरेशन, तो जैसे कुछ चीज़ें जो ध्यान में आई कि एक तो टेक अडॉप्शन अच्छा रहा आपका, आप इनोवेट करते रहे फ्रॉम अ कल्चर परस्पेक्टिव, जैसे आपने जैनिज्म बोला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द थिंग्स विच यू फॉलोड कि आपको लगता है उस वजह से कंपनी ने, मतलब भले वो फैमिली है बट देर इज अ कॉर्पोरेट या प्रॉपर लीडरशिप टू दैट प्रोसेस, देर इज नॉट कि मेरा मन हुआ तो हम ऐसे करेंगे, क्या ये आपको कैसे किया? नहीं, हमने क्या है कि देखो विद इन जो उस टाइम पार्टनर थे या डायरेक्टर थे, इसके बीच में 89 में सबसे पहले हमने एक MOU ड्रॉ किया था। मैंने खुद नहीं ड्राफ्ट किया था। हाँ। तो उसमें डूज एंड डोंट्स और क्या किसको क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किया था, वो टाइम टू टाइम हमने अपग्रेड करते रहे। तो हमारा प्रॉपरली MOU बना हुआ है, उसमें रूल्स रेगुलेशन हर एक डायरेक्टर के लिए लिखा गया। और दूसरी बात यह है कि हम जैसे कंपनी ग्रो कर रही थी, उसके साथ साथ हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको हम एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं। ओके। नॉट एज ए मालिक मुलाजिम का रिलेशन नहीं। तो साथ में बैठ के खाना खाते हैं, ये करते हैं। तो उसका बॉन्डिंग और उनके अपग्रेशन में भी हमने ध्यान दिया, जिसकी बदौलत क्या है कि कंपनी जो ग्रोथ हुआ फास्ट हुआ। और दूसरा जो आम तौर पे उस टाइम मार्केट में होता था कि कच्चे पक्के का काम, तो हमने क्या है एक्सपांसन कभी भी करना है किसी को भी, तो वो कच्चे वाला है ना, कभी एक्सपांड नहीं कर सकता है। 100% अगर पक्का रहेगा, और अपनी जैनिज्म की फिलोसॉफी भी यही कहती है कि गलत मत करो बिजनेस में, किसी को भी चीट मत करो। तो चीट नहीं करने का जो एडॉप्शन किया है, उसका प्रभाव ये हुआ कि हम अगर अच्छे हो गए तो अपने साथ काम करने वाले भी लोग उसको फॉलो करेंगे। और ये हमारे जो ग्रोथ इंजन कह सकते हैं कि ग्रोथ इंजन का काम किया इसने। और बहुत सारी कंपनी में देखा है कि जिनके वही फैमिली के 5-10 लोग ही सारे लीडरशिप या सारे डिसीजंस ही लेते हैं, एक्सटर्नल लीडर्स को उतना नहीं आने दिया जाता है। सो हाउ डिड यू मैनेज कि एक तो हम एक्सटर्नल लीडर्स भी रखे प्लस हमारी भी लर्निंग अपग्रेडेशन चलती रहे, सो दैट एक नहीं, हमारी सबकी लर्निंग तो चलती रहती है। हाँ। और हमने क्या है कि हर एक जो सिटी वाइज है, सिटी मतलब रिवीजन वाइज है। हाँ। कि समझो गुजरात में है तो गुजरात में हमारा 4 रीजनल ऑफिस है। ओके। वहाँ पे साउथ गुजरात की एक है, एक अहमदाबाद की है, एक सौराष्ट्र एंड कच्छ की है, ऐसे 4 है, एक बड़ौदा की है, बड़ौदा एंड मध्य गुजरात। तो ऐसे 4 डिवीज़न है। तो उनके जो हेड होते हैं उनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देते गए और उनका डिसीजन वो लेने को उनको फ्रीडम दे दिया। फ्रीडम है। मतलब क्या है कि जो जहाँ काम करता है उसकी सिचुएशन के हिसाब से उनको फ्रीडम दी गई है पूरी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। Okay. और सबके लिए क्या है कि टाइम टू टाइम बदलाव किया है हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। वो लिखित में मैं खुद पहले तो लिख के मतलब बना के देता था कि ये करना है, ये नहीं करना है आपको। तो सर आप जैसे कि आप बहुत सारे कंपनीज को मेंटर करते हो, गाइड करते हो। हाँ। तो ऐसी 3 क्या चीज़ आप मिसिंग देखते हो कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो शायद आज 2 CR कर रही है, वो 200 या 2000 करोड़ नहीं पहुंच पा रही है, आपके हिसाब से ऐसे 3 क्या मुख्य रीजंस? देखो, मैं जहाँ तक मेरा सवाल सोच है, हाँ। तो एक तो आप जिस धर्म में मानते हो, जैनिज्म में मानते हो, बुद्धिज्म में मानते हो, मुस्लिम में मानते हो या हिंदुइज्म में मानते हो, जो भी आपका मजहब है, उसके जो 5 मेन जो पॉइंट होते हैं, मतलब सिद्धांत, हाँ, उसको अगर गाइडिंग प्रिंसिपल्स आप बनाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके।
और दूसरी बात कि कभी जीतने के लिए नहीं सोचो, विन विन से सोचो। मतलब जितना अपना भला चाहते हो उतना सामने वाले का, चाहे वो काउंटर पार्ट हो या आपका ग्राहक होवे या आपका वेंडर होवे, उसके बारे में सोचो। अगर वेंडर है तो वेंडर को पहले कमाने का मौका दो, बाद में आप कमाएंगे। तो ये सिद्धांत हमारे ये कंपनी में काफ़ी अच्छी तरह से काम कर गए हैं। ओके। एंड तीसरी चीज क्या आपको मिसिंग लगता है बाकी कंपनी में? एथिक्स एंड वैल्यू हाँ। को हमने प्राइम में, मतलब उसको वो बोलते हैं ना गीता की तरह, हम लोग गीता या हमारे जैनिज्म के हिसाब से हमने उसको रखा है कि कितना भी लालच हो या गलत काम नहीं करना है, और डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये सब चीज़ें हैं जिसकी बदौलत आज हम इस मकाम पे पहुँचे हैं। और इस सब चीज में आपको क्या लगता है कि गवर्नेंस का कितना अच्छा और कितना इम्पोर्टेंट रोल नहीं, हो सकता है? गवर्नेंस का तो सबसे अच्छा है, क्योंकि हम लोग है ना, आज नहीं, आज कई वर्षों से गवर्नेंस पे बहुत है कि सब कुछ एक्यूरेट। आज समझो जीएसटी आया, तो जीएसटी के लिए हमारी टीम 1 साल पहले से तैयार थी मेंटली। ओके। वाह। तो कोई भी कानून आ रहा है तो उसका पूरा स्टडी करके उसको कैसे अपने फॉलो करना चाहिए, और हम लोग मार्केट में भी गाइड करते हैं इसमें। और मुझे क्या है कि मैं एसएससी तक, मैट्रिक तक पढ़ा था, तो काफ़ी सेमिनार्स में जाता था, हर जगह पे जाके नोट्स बनाता था, और नोट के जरिए मैं अपना ज्ञान बढ़ाता जाता था। उसके आधार पे मैंने एक बुक भी लिखी है, द विनर। ये स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है, ऑन एंटरप्रेन्योरशिप मैं कह सकता हूँ। अमेजोन पे है ये? अमेजोन पे नहीं है ये, मैंने बेचने को नहीं रहा, 7,000 कॉपी छपाई थी। हाँ। मैं कॉम्प्लीमेंट्री देता हूँ। मुझे ये चाहिए कि आज देश की जो समस्या है सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की, ये अगर इसको फॉलो करके जो एंटरप्रेन्योर्स फैमिली से है या कम्युनिटी से, वो अगर अपना खुद का धंधा करेंगे तो ये समस्या का एकदम हल आ जाएगा। और किसको कॉपी चाहिए तो कैसे? मेरे पास मिल सकती है कभी भी। अच्छा। हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में, 2 लैंग्वेज। मैंने गुजराती में लिखी थी। हाँ। और मेरी बहू ने फिर ट्रांसलेट करके दिया मुझे इंग्लिश। ओके। सो अभी एक लास्ट सवाल कि आपको क्या लगता है कि मेंटर माई बोर्ड जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, कहाँ आप इम्पोर्टेंस देखते हो और क्या काम वो सही कर रहे हैं और उनको करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या व्यूज़ हैं? नहीं, मेंटर माई बोर्ड जो काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और आज क्या है, मैं देखता हूँ कि कई बोर्ड में एक्चुअली डायरेक्टर को पता नहीं है उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी डिलीवरेबल क्या है, वो पता नहीं रहता है। तो उसकी जानकारी देते अच्छी तरह से मेंटली कि बोर्ड मीटिंग कैसी होनी चाहिए, इसमें क्या क्या पहलू होने चाहिए। अभी जो स्पीकर आए थे बैंक ऑफ बड़ौदा वाले, इन्होंने जो बताया ना वो भी बहुत बढ़िया था कि गवर्नेंस और बोर्ड का रिलेशन, बोर्ड मीटिंग 15 मिनट या आधे घंटे की नहीं होनी चाहिए। उसमें क्रिटिकल इश्यूज को डिस्कस किया जाए, स्ट्रेटेजाइज किया जाए। उस पर कोई इश्यू चल रहे, प्रॉब्लम आ रहे, तो उसका हल बोर्ड में बैठ के निकालना चाहिए, नहीं कि एक आदमी या 2 आदमी मीटिंग करके निकाल। सबका व्यू लेना चाहिए, और साझेदारी में जो काम होता है वो अच्छे से अच्छा होता है, कहीं मतलब टूटी नहीं रह जाए इसके लिए। अच्छा। एंड कोई लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहोगे या कंपनीज को देना चाहोगे? फैमिली ओन बिजनेस आई थिंक आपकी ज़्यादा स्पेशल। फैमिली ओन बिजनेस में एक ही कहूँगा कि देखो, फैमिली ओन बिजनेस है ना, वो सोना देने वाली मुर्गी है। उसको है ना काटने को नहीं देखना। मतलब क्या है कि सेक्रीफाइस या त्याग वृत्ति की, छोड़ने की वृत्ति होगी ना लोगों में, थोड़ा त्याग भावना होगा, तो फैमिली बिजनेस से बेहतर आपको बिजनेस कोई मिलेगा ही नहीं। कि लोगों को एक दूसरे का जो कमियां है, एक की कमियां है, दूसरे की स्ट्रेंथ है, वो सबका मिलाप होके एक बड़ी ताकत बन सकती है। और जो नए एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए मैं एक ही कहूँगा कि स्टार्टअप अगर करते हो आप,
तो आप पैसा बनाने को मत सोचो। हम्म, आप सोचो कि आप सोसाइटी का या देश का क्या पेन पॉइंट एड्रेस कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करो, तो आपको सक्सेस होने। और आपके जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल है वो बनाओ आपके धर्म के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, आपकी फैमिली के हिसाब से, और उसको कुछ भी होवे फॉलो करो, लेजर साफ फोकस रखो। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ प्लेजर। थैंक यू।